हेलो एंड वेलकम टू मान्य एजुकेशन। सामान्य हिंदी की इस यूनिट में आज हम लोग जानेंगे संधि भाग 3 में विसर्ग संधि के बारे में। लेकिन इससे पहले कि मैं ये चर्चा शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस लेसन का PDF का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे क्लिक करके आप इस लेसन का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए संधि भाग 3 में आज हम लोग जानेंगे विसर्ग संधि के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि विसर्ग संधि है क्या चीज। विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग का किसी भी स्वर से या किसी भी व्यंजन से यदि मेल होता है और कोई परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। तो ये विसर्ग है क्या चीज, पहले तो ये समझ लें। विसर्ग ये दो बिंदियां हैं, जैसे यश के आगे ये दो बिंदियां लग गई तो ये यशः हो गया, मन के आगे लग गई तो मनः हो गया। यही जो दो बिंदियां हैं इन्हें कहते हैं विसर्ग। जैसे राम के आगे लग जाएगा तो रामः हो जाएगा, अत के आगे लग जाएगा तो अतः हो जाएगा। तो ये जो विसर्ग है, ये जब स्वर या व्यंजन से इसका मिलाप होता है, मेल होता है, तो जो भी परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यशः प्लस दा ये बन गया यशोदा, मनः प्लस योग ये बन गया मनोयोग। तो इस प्रकार से विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई कि विसर्ग संधि है क्या। अब इसके जो रूल्स हैं वो एक एक करके हम लोग जान लेते हैं कि किन रूल्स के तहत ये संधि होती है। तो सबसे पहले रूल के अंतर्गत हम लोग जान लेते हैं कि अगर विसर्ग के पहले अ का स्वर हो और आगे अ अथवा या कोई भी सघोष व्यंजन हो। सघोष व्यंजन यानी किसी भी क, च, ट, त, प ये पांचों वर्ग में से तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण। जैसे क ख को छोड़ दीजिए, ग घ अंग ये सघोष हो गए, है ना, ग घ अंग सघोष हो गए। तो इस प्रकार से तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है किसी भी वर्ग का वो कहलाता है सघोष व्यंजन। तो विसर्ग के पहले अ का स्वर हो और आगे अ हो या फिर कोई भी सघोष व्यंजन हो, या फिर य, र, ल, व, ह में से कोई भी एक वर्ण हो। ठीक है, तो तीन चीजें हो गई। पहले अ होगा, बाद में अ या कोई सघोष व्यंजन होगा, या फिर अ, य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण होगा। तो अ और विसर्ग के बदले ओ हो जाएगा। इसका बिल्कुल साधारण सा उदाहरण हम लोग यहां पे देखे थे, यशः प्लस दा यशोदा। ठीक है, तो अब इसके उदाहरण क्या है। मनः प्लस बल ये हो गया मनोबल। ये देखिए विसर्ग लगा हुआ है और यहाँ पे अ है ना, तो अ तो अलाउड है, अ या फिर कोई सघोष व्यंजन हो। और विसर्ग के पहले अ है तो न है, न में जो एज्यूम्ड मात्रा है वो अ है। यशः प्लस गान ये बन गया यशो गान। ठीक है, यहाँ पे ग है, क ख ग यानी तीसरा वर्ण है ना, और यहाँ पर विसर्ग है तो ये बन गया यशो गान। उसी प्रकार मनः प्लस अनुकूल ये बन गया मनोकूल। क्यों? क्योंकि विसर्ग के बाद यहाँ पे अ था। पयः प्लस धी पयोधी, है ना, ये ध है, ये सघोष व्यंजन है। उसी प्रकार से ये ग है, सघोष व्यंजन है, तो अधः प्लस गति हो गया अधोगति। तपः प्लस भूमि हो गया तपोभूमि, ये भ जो है वो सघोष व्यंजन है। तो इस प्रकार से विसर्ग के पहले अ हो, बाद में अ या कोई सघोष व्यंजन हो, या फिर य, र, ल, व, ह में से कोई एक वर्ण हो, तो अ और विसर्ग के बदले में ओ हो जाता है। तो जैसे हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे, मनः प्लस बल ये हो जाता है मनोबल। अब दूसरा रूल देख लेते हैं। दूसरा रूल है विसर्ग से पहले ई या ऊ का स्वर आए, है ना, छोटा ई या छोटा ऊ का स्वर आए, और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए। तीसरा या चौथा वर्ण आने का मतलब होता है कि जैसे क वर्ग में से क और ख को छोड़ दीजिए तो उसके बाद आता है ग या घ। ठीक है, तो तीसरा या चौथा वर्ण आना चाहिए किसी भी वर्ग का बाद में, विसर्ग के बाद। विसर्ग के पहले आना चाहिए ई या ऊ का स्वर, या फिर बाद में य, र, ल, व, ह में से कुछ आए, या फिर अतः या पुनः आए। ठीक है, तो विसर्ग के पहले ये ई या ऊ का स्वर आना चाहिए और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, य, र, ल, व, ह आए, या अतः आए या पुनः आए। तो ऐसे केसेस में विसर्ग का र बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल दुह प्लस गति ये दुर्गति बन गया। कैसे? ये लगा विसर्ग, उसके पहले है छोटा ऊ का स्वर, और बाद में ये जो द है, द क्या है, त थ द यानी तीसरा वर्ण है ना, त वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो ये बन गया विसर्ग का र, तो ये हो गया दुर्गति।
ठीक है, दुह प्लस गति हो गया दुर्गति। उसी प्रकार से निह प्लस धन ये निर्धन बन जाएगा। धनु प्लस ज्ञान ये धनुर्ज्ञान बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये दूसरा रूल चलता है। तीसरे रूल की ओर बढ़ते हैं। विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और बाद में त हो तो विसर्ग का स हो जाता है। इस विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो सकता है ना, अ ई उ कुछ भी हो सकता है, और बाद में त हो तो त का स हो जाता है। ये बहुत सिंपल है। उदाहरण क्या है, जैसे नमः प्लस ते ये नमस्ते हो गया, है ना। विसर्ग के पहले ये मौ में अ का स्वर है और बाद में त है, तो ये ते का त हो गया। ठीक है, तो अब ये विसर्ग जो है वो स बन गया, तो क्या हो गया, ये नमस्ते। अंतः प्लस तल ये अंतःस्थल बन गया। ठीक है, अंतःस्थल। निह प्लस तेज ये बन गया निस्तेज। ये जो है ना विसर्ग के पहले छोटा ई उसका स्वर है, बाद में त है, निस्तेज हो गया। निह प्लस तारण ये बन गया निस्तारण। इस प्रकार से विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो और बाद में त होता है तो विसर्ग का स हो जाता है। नेक्स्ट रूल कुछ इस प्रकार है कि विसर्ग से पहले ई या उ आए, है ना, ई या उ का स्वर आए और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई भी वर्ण आए। अब यहाँ वर्ण स्पेसिफाइड है, क ख ट ठ प फ, इनमें से भी कोई वर्ण आता है तो विसर्ग श बन जाता है, ये षटकोण वाला श बन जाता है। ये इसका उदाहरण क्या है, जैसे निह प्लस फल निष्फल, है ना। विसर्ग के पहले नौ में छोटी ई की मात्रा है, यानी जो स्वर है वो छोटी ई है, और बाद में ये फ है, तो ये बन गया निष्फल, क्योंकि विसर्ग का षटकोण का श बन गया। उसी प्रकार निह प्लस ठुर ये बन जाएगा निष्ठुर। निह प्लस कलंक बन जाएगा निष्कलंक, क्योंकि विसर्ग के पहले छोटी ई का स्वर है और बाद में क है, तो ये स्पेसिफाइड है ना, ये वर्ण कौन कौन से आएंगे। फिर चतुः प्लस कोण ये बन गया चतुष्कोण। चतुः प्लस पाद ये बन गया चतुष्पाद। बहि प्लस कार ये बन गया बहिष्कार। ठीक है, तो ये चौथा नियम था कि विसर्ग के पहले छोटा ई या छोटा ऊ का स्वर आना चाहिए और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई भी वर्ण आना चाहिए। तो ऐसे केसेस में विसर्ग जो होता है वो षटकोण का श बन जाता है। पांचवें रूल की ओर बढ़ते हैं। पांचवा रूल है कि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो सकता है विसर्ग के पहले, और विसर्ग के बाद च छ या श हो, है ना, ये तीन में से कोई भी वर्ण होता है, च छ श, तो विसर्ग का ये शेर वाला श बन जाता है। जैसे निह प्लस चय ये बन गया निश्चय। निह ये विसर्ग के पहले न में छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई का स्वर है, तो कोई भी स्वर हो सकता है वैसे तो, और बाद में ये च है, तो शेर वाला श बनना चाहिए, तो हो गया ये निश्चय। निह प्लस चल ये बन गया निश्चल। हरि प्लस चंद्र, है ना, यहां पर भी च आ रहा है, तो ये शेर वाला श बनेगा जो विसर्ग है, तो हरिश्चंद्र हो जाएगा। निह प्लस छल, छ भी आ सकता है ना, च छ या श कुछ भी, तो ये बन जाएगा निश्चल। आह प्लस चार्य ये बन गया आश्चर्य। दुह प्लस शासन ये बन गया दुशासन। ठीक है, तो इस प्रकार से विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो और बाद में च छ या शेर वाला श हो, तो ऐसे केस में विसर्ग जो है वो शेर वाला श ही बन जाता है। विसर्ग के पहले, ये छठा रूल है ना, विसर्ग से पहले अ या आ हो, अ आ इन दोनों में से कोई एक हो, और विसर्ग के बाद क या प हो, तो विसर्ग जो है वो ये स बन जाता है। ठीक है, सर्प वाला स बन जाता, सपेरा वाला। तो उदाहरण क्या है, नमः प्लस कार ये बन गया नमस्कार। अ या आ, विसर्ग से पहले अ या आ तो मौ में अ, और बाद में जो है वो क या प होना चाहिए, तो यहाँ पे क था तो नमस्कार बन गया। वनः प्लस पति ये वनस्पति बन गया, यहाँ पर भी ये सपेरा वाला स आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प था। तिरह प्लस कार ये बन गया तिरस्कार। तो विसर्ग के पहले अ या आ होता है और बाद में क या प होता है, तो विसर्ग जो है वो सर्प वाले स में परिवर्तित हो जाता है। सातवें रूल की ओर बढ़ते हैं। सातवां रूल है कि विसर्ग से पहले अ या आ होना चाहिए
और विसर्ग के बाद अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो दूसरा, तो विसर्ग का वहां पे लोप ही हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव, ठीक है, यहाँ पे पहले अ है, त में अ की मात्रा, तो ये पहले अ है, बाद में ये एक स्वर है ए, अ या आ को छोड़ के कोई भी स्वर हो, तो ऐसे केस में विसर्ग हट जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। तो अतः प्लस एव ये बन गया अत एव, ततः प्लस एव ये बन गया तत एव, नेह प्लस रोग ये बन गया निरोग। ठीक है, ये 7वां रूल है, बड़ा सिंपल सा रूल है, पहले अ या आ होना चाहिए और बाद में अ आ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर होना चाहिए। तो ऐसे केस में विसर्ग जो है वो उसका लोप हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले, ये 8वां रूल है, विसर्ग से पहले ये ई या ऊ का स्वर होता है और बाद में श होता है, या फिर श या स दोनों होता है, तो ऐसे केस में विसर्ग जो है वो स बन जाता है। कुछ स्पेसिफिक केसेस में ये शेर वाला श भी बन जाएगा। ठीक है, या फिर विसर्ग को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, वो भी करेक्ट है, मतलब दोनों को ग्रामर में इजाजत दे दी गई है। अब इसके उदाहरण क्या है, जैसे नेह प्लस शक्त, अब इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, जब संधि होगी तो दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक हो गया, पहले देख लेते हैं, विसर्ग से पहले ई या ऊ का स्वर होना चाहिए, तो यहां पर छोटा ई का स्वर है, अब बाद में ये शेर वाला श है, तो ऐसे केस में क्या, या तो हम इसको ज्यों का त्यों लिख दें, है ना, तो ज्यों का त्यों लिखें तो निह शक्त लिख दें सीधा सीधा, या फिर जो विसर्ग है उसका ये सपेरा वाला स बने, या कुछ केसेस में शेर वाला श बने, तो यहां पर इसको लिख सकते हैं निशक्त। ठीक है, जो विसर्ग है उसकी जगह पे शेर वाला श या सपेरा वाला स हो जाएगा। तो दुह प्लस शासन, ये या तो इसको दुशासन लिख दें सीधा दुशासन, या फिर इसको दुशासन विसर्ग को श बनाकर। दुह साध्य, इसको या तो हम लोग लिख दें सीधा दुह साध्य, या फिर इसको स बनाकर, विसर्ग को स बनाकर लिख सकते हैं दुस्साध्य। तो विसर्ग जो है वो या तो शेर वाला श बनेगा, या तो सपेरा वाला स भी बन सकता है, या फिर ऐसे केसेस में जब संधि होगी तो विसर्ग को ज्यों का त्यों उसको रिटेन करेंगे, विसर्ग को हटाएंगे नहीं, और विसर्ग के साथ ही दोनों शब्दों को मिला के बोल देते हैं। तो ये थे कुछ नियम विसर्ग संधि के। मेरे ख्याल से विसर्ग संधि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये हमारा संधि का चैप्टर था जो 3 भाग में आज कंप्लीट हो चुका है। यदि आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुलाकात होगी अगले लेसन में एक बार फिर से। नमस्कार।